नमस्कार, पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रुति और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में पिनाकल ने एक ऑल इंडिया ओपन टेस्ट कंडक्ट कराया था बायोलॉजी में। इस ऑल इंडिया ओपन टेस्ट में 100 क्वेश्चंस थे, 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस थे बायोलॉजी के। और इस टेस्ट को कराने का मकसद था आप स्टूडेंट्स की मदद करना, ताकि आप अपने प्रिपरेशन लेवल को चेक कर सके कि आपकी तैयारी किस हद तक हो चुकी है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इन्हीं 100 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। इनके सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगी और इससे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें जो आपको जाननी चाहिए वो बातें भी मैं आपसे करूंगी। आज का ये वीडियो लेक्चर हिंदी माध्यम में है, बट आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो इन इंग्लिश एज वेल, so that those students who are more comfortable in English language, they can also easily get solution of these 100 questions. पर आज का ये वीडियो हम लोग हिंदी में ही कंडक्ट करेंगे, तो बिना किसी देरी के सबसे पहले आइए देखते हैं अपना सबसे पहला सवाल क्या था। और हमारा सबसे पहला सवाल ये था कि किस प्रकार के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे तीव्रता से होता है। हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिसके जरिए पौधे अपना खाना तैयार करते हैं। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार के प्रकाश में सबसे तीव्रता से होती है। तो ये सबसे तीव्रता से होती है व्हाइट लाइट में, अर्थात श्वेत प्रकाश में। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है डी, दैट इज व्हाइट लाइट। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्हाइट लाइट आपके 7 रंगों का एक मिश्रण होता है। हम सभी जानते हैं कि व्हाइट लाइट एक सिंगल लाइट नहीं है, बल्कि विबग्योर से मिलकर के बना होता है। और इसी के कारण आपका जो सफेद श्वेत प्रकाश है, इसमें फोटोसिंथेसिस सबसे तेजी से हो पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सही जवाब है श्वेत प्रकाश में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हमारा दूसरा सवाल है द ग्रीन पिगमेंट विच इज फाउंड इन लीफ ऑफ द प्लांट इज। हमें ये बताना है कि पौधों में वो जो हरित वर्णक जो पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट जो पाया जाता है, वो कौन सा होता है। तो जो ग्रीन पिगमेंट जिसके कारण हमारे पौधे हरे नजर आते हैं, वो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। और ये भी फोटोसिंथेसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्लोरोफिल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। हम लोग जानते हैं कि पौधों में भी आपके ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को देना, कई बार कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को देना, इस तरह के गैसों का आदान प्रदान होते रहता है। और ये गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो स्टोमाटा के जरिए होता है। अब स्टोमाटा है क्या? सो स्टोमाटा जो है वो आपके छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि पेड़ों के पत्तियों पर मौजूद होते हैं। और इन्हीं छोटे छोटे छेदों की मदद से आपके जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान कर पाते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो स्टोमाटा के द्वारा होता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है सी, दैट इज स्टोमाटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है कि लाइकेन जो है वो निम्नलिखित किस जीव सहजीवी सहचार्य में है। यानी कि जो लाइकेन होता है वो किन ऑर्गेनिज्म, उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते किसे। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि एक साथ रहते हैं और वो अपना शेल्टर भी शेयर करते हैं, अपने जो पोषण तत्व है उसको भी शेयर करते हैं, उसका भी बंटवारा करते हैं। और ऐसा बंटवारा करने से, बांटने से उन दोनों को ही फायदा होता है। और जब कोई इस तरह से फायदे के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो इस तरह के रिलेशनशिप को या इस तरह के एसोसिएशन को हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। और लाइकेन भी एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। किसका है? तो एल्गी और फंगाई के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम लोग लाइकेन कहते हैं। और लाइकेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये आपका एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है। इसके अलावा लिटमस, जिसका हम लोग इस्तेमाल नेचुरल इंडिकेटर के तौर पर करते हैं ये चेक करने के लिए कि दिया गया सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है, वो लाइकेन से ही ऑब्टेन होता है। ठीक है, सो हमेशा याद रखिएगा कि लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंगाई का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ए हमारा सही जवाब है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक पौधा नहीं है।
ठीक है। तो कीटनाशक पौधे वैसे पौधे होते हैं जो कि जो इंसेक्ट होते हैं यानी जो कीड़े होते हैं उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं, उनको खा जाते हैं। ठीक है, बेसिकली इंसेक्टिवोर्स यानी कीटनाशक जो पौधे हैं वो भी आपके नॉर्मल पौधे की तरह ही होते हैं, वो भी अपना खाना खुद बनाने में सक्षम होते हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन प्राप्त नहीं कर पाते, और नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो कीड़े को खाकर। ठीक है, तो अगर बाकी सारे लाइक कार्बोहाइड्रेट और बाकी सारी चीजें की जरूरत है तो ये अपना खुद तैयार कर लेते हैं, लेकिन अगर इन्हें नाइट्रोजन प्राप्त करना होता है तो ये कीड़े मकोड़ों से उनको खा करके वो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। और ड्रोसेरा, फिर नैप्थीन, डायनोसिया, ये सब के सब एक तरह के कीटनाशक पौधे हैं, जबकि हिबिस्कस ये आपका कीटनाशक पौधे का उदाहरण नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा डी, हिबिस्कस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये पूछ रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु किसकी जड़ ग्रंथि में रहते हैं। पहले ये समझिए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण हम कहते किसे हैं। तो अगर आप सभी को पता होगा कि पौधों को अपने बेहतर विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, और हमारे वातावरण में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। करीब 78% हमारा वातावरण जो है, हमारा जो एयर है, वो एयर नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, लेकिन पौधे जो है वो नाइट्रोजन को उस फॉर्म में ले पाने में सक्षम नहीं होते, उन्हें नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, और नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम, उनको फिक्स करने का काम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज करते हैं, उसको इस रूप में बनाते हैं ताकि पौधों के द्वारा वो इस्तेमाल हो सके, और ऐसे करने वाले बैक्टीरिया को ही हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। और इसका एक बहुत ही कॉमन सा उदाहरण है राइजोबियम। ठीक है, और ये राइजोबियम नाम का ये जो बैक्टीरिया है या जो रूट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो जनरली कहाँ पाए जाते हैं, तो वो जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, दलहन के जो पौधे होते हैं, वो वहां पर उसके जड़ ग्रंथि में वो रहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 डी, दैट इज लेग्यूमिनस प्लांट, ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, तो पहले ये समझिए कि सूक्ष्म पोषक तत्व हम किसे कहते हैं, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट वैसे विटामिन और मिनरल होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता तो होती है, लेकिन आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, तो वैसे जिनकी मात्रा बहुत कम जरूरी होती है हमारे शरीर के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उन्हें हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं या सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। और कैल्शियम जो है वो आपका एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब होगा कैल्शियम, दैट इज डी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमसे पूछा जा रहा है कि अमीबा में भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके जरिए अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। तो उस प्रक्रिया का नाम दिया गया है फैगोसाइटोसिस, अर्थात भक्षकाणु प्रक्रिया। ओके, भक्षाणु क्रिया। और इसमें बेसिकली अमीबा क्या करता है कि पहले जो बड़ा सा फूड मटेरियल होता है उसमें कुछ एंजाइम सेक्रेट करके उसको छोटे छोटे पार्टों में बांट देता है, फिर उसके चारों तरफ स्यूडोपोडिया की मदद से घेर करके उसको अपने शरीर के अंदर ले लेता है, और इस तरह से फूड को ऑब्टेन करने की प्रक्रिया को ही हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा जा रहा है कि आपका जो होलोजोइक न्यूट्रिशन की जो प्रक्रिया होती है उसका सही ऑर्डर क्या है। होलोजोइक न्यूट्रिशन एक बहुत ही कॉमन मोड है न्यूट्रिशन का। इनफैक्ट जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, मानव, हम भी इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए। ठीक है, और जो 5 प्रक्रिया इसमें शामिल है वो है आपका, और जिस ऑर्डर में ये शामिल है वो है आपका इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है, फिर इजेशन होता है। ठीक है, अब इन 5 प्रक्रिया में होता क्या है। तो इंजेशन का मतलब होता है कि जो आपका कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है या कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो फूड होता है, हम मुंह के जरिए उसे अपने शरीर के अंदर लेते हैं। फिर अगले स्टेप में क्या होता है कि वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड आपके छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में बढ़ जाता है एंजाइम्स की मदद से, उसका डाइजेशन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन में क्या कि जो आपका सिंपल सॉल्युबल न्यूट्रिएंट है वो हमारे खून में चला जाता है,
और एसिमिलेशन के जरिए वो जो न्यूट्रिएंट हम लोगों ने एब्जॉर्ब किया है हम उसका इस्तेमाल करते हैं अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए। और लास्ट में जो हमारा फूड हम लोगों ने खाया जो अनडाइजेस्टेड रह गया, जिसका पाचन नहीं हुआ, वो हमारे शरीर से वापस निकल जाता है या बाहर निकल जाता है और उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इजेशन। और ये इस ऑर्डर में ही काम करते हैं। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जो 5 स्टेप्स करेक्ट ऑर्डर में क्या है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 बी हमारा सही जवाब है। 9 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है कि विजडम टीथ इज अ, हमें ये बताना है कि जो अक्ल की दांत होती है वो क्या होती है। तो अक्ल की दांत आपकी 3rd मोलर टीथ होती है, यानी तृतीय चवर्ण दंत होती है। ठीक है, सो याद रखिएगा कि विजडम जो है वो तीसरी और आखिरी मोलर टीथ होती है और ये सबसे वो दांत होते हैं ना जो सबसे आखिर में निकलते हैं। और यूजुअली जब एक पर्सन जो है वो अपने लेट टीन में या फिर अर्ली 20s में रहता है तब तक उसकी ये जो अक्ल की दांत है वो आ जाती है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो हमारा सवाल है कि कृंतक तीव्र दांत है जो काटने या फाड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि इंसीजर तरह की एक दांत है जो हमारे मुंह में पाई जाती है और इसका काम होता है चीजों को काटना या फाड़ना। हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितने इंसीजर्स हमारे दांत में मौजूद होते हैं। तो कुल मिलाकर 8 इंसीजर्स हमारे दांतों में मौजूद होते हैं। बेसिकली एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के पास 32 दांत होते हैं। ठीक है, और 4 तरह के दांत हमारे पास मौजूद होते हैं। पहला आपका इंसीजर है, दूसरा आपका केनाइन है, तीसरा आपका मोलर है और चौथा आपका क्या होता है? प्री मोलर होता है। ठीक है, तो ये 4 दांत तरह के दांत है। इंसीजर का मैंने आपको बता दिया कि 8 इंसीजर होते हैं, आपके 4 केनाइन मौजूद होते हैं, 12 मोलर मौजूद होते हैं और इस 12 मोलर में 4 विजडम दांत भी शामिल हैं और 8 आपके प्रीमोलर होते हैं। तो इतनी संख्या में दांत मौजूद होते हैं और कुल मिला के आप देखेंगे तो 32 दांत है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सही जवाब है सी, दैट इज 8। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो हमसे पूछा जा रहा है विच एंजाइम इज सिक्रीटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड। हम लोग जानते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में मौजूद होता है और सैलिवरी ग्लैंड एक एंजाइम सिक्रीट करता है और एंजाइम का नाम होता है सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है, सैलिवरी एमाइलेज उसका सही नाम है और सैलिवरी एमाइलेज का काम होता है कि वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको सिंपल शुगर जैसे कि माल्टोज उसमें कन्वर्ट करने का काम करता है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि सैलिवरी ग्लैंड जो है वो क्या सिक्रीट करता है, कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है, तो सही जवाब होगा सैलिवरी एमाइलेज। सो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा सही जवाब है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हमारा सवाल 13वां सवाल है कि मानव शरीर में मजबूत सबसे ठोस सामग्री है। हमें ये बताना है कि जो पूरे मानव शरीर में सबसे अधिक ठोस कौन सा होता है, कौन सी सामग्री सबसे अधिक ठोस है, और इसका सही जवाब है इनेमल। हमारे दांतों पर जो इनेमल होता है, टूथ इनेमल, ये सबसे ज्यादा हार्ड और सबसे ड्यूरेबल कवरिंग होती है जो हमारे शरीर पे होती है, कि बेसिकली हमारे दांतों के ऊपर होती है और ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है और ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। सो क्वेश्चन नंबर 13 सी, दैट इज एनामेल, ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित का उचित मिलान करें। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फूड कंपोनेंट दे रखे हैं और यहाँ पर उनके डाइजेशन का प्रोडक्ट दे रखा है, हमें आपस में मिलाना है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बहुत तरह की शुगर से मिलकर बना होता है, तो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट जब उसका डाइजेशन होगा तो शुगर में डाइजेशन होगा तो 1 का बी होगा। प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना है तो डाइजेस्ट करने पे प्रोटीन अमीनो एसिड देंगे और फैट जो है वो आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सही जवाब होगा ए, दैट इज 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14 ए सही जवाब है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछ रहा है कि हमें उस कार्बोहाइड्रेट के प्रकार का नाम बताना है जो जुगाली करने वाले जानवरों द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन हम मनुष्यों द्वारा पचाया नहीं जा सकता। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका सेल्यूलोज है। होता ये है ना कि रूमिनेंट या जिसे हम लोग जुगाली करने वाले जानवर कहते हैं, तो उनके पास एक बड़ा सा सैक लाइक का स्ट्रक्चर होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों के बीच में मौजूद होता है
और जो फूड जिसमें कि सेल्यूलोज मौजूद होता है वो आपके सर्टेन बैक्टीरिया की मदद से उसको डाइजेस्ट वो कर लेते हैं, ठीक है। वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में कुछ आपके बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं और वो क्या करते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन मानव में उस तरह का सैक लाइक स्ट्रक्चर नहीं मौजूद होता और इसीलिए हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। सो क्वेश्चन नंबर 15 सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कार्य क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये दोनों कार्य होता है कि पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाने में मदद करता है और इसके अलावा भोजन के साथ आमाशय में यानी स्टमक में जो बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं उन बैक्टीरिया को मारने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही करता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा बोथ 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, लिवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है जो कि मानव शरीर में पाई जाती है। न सिर्फ ये सबसे बड़ी ग्रंथि है बल्कि ये सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन भी है हमारे शरीर का। सो क्वेश्चन नंबर 17 ए दैट इज लिवर, ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा जा रहा है कि शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है, यानी कि कौन सा वो हिस्सा है हमारे शरीर का जहां पर हम भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम लोग हिंदी में छोटी आंत के नाम से जानते हैं, वहां पर भोजन को अवशोषित किया जाता है, ठीक है। तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल जो है वो जितने भी आपके डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने का काम करते हैं और फिर खून से वो जहां जहां पे भी न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए वहां वहां वो पहुंच जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 18 ए दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा जा रहा है कि अवायवीय श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज अणु से कितने एटीपी अणु का उत्पादन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन वैसा रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वैसे ही रेस्पिरेशन को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे और जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तब उस तरह के रेस्पिरेशन को हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। और जब कभी भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो बहुत ज्यादा एटीपी का उत्पादन नहीं होता और एक ग्लूकोज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी का निर्माण करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 ए दैट इज 2, ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा जा रहा है कि किस प्रक्रिया के दौरान अवशोषित भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ठीक है। यानी वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके जरिए हम अपना जो फूड है उससे ऊर्जा को यानी उससे जो एनर्जी है उसको रिलीज करा पाते हैं। तो रिस्पायरेशन वो प्रक्रिया है, श्वसन वो क्रिया है जिसके जरिए ऐसा हो पाता है। श्वसन के दौरान क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज है वो आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। इसके अलावा एटीपी जिसे हम लोग कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसके फॉर्म में एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। सो क्वेश्चन नंबर 20 ए हमारा सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछा जा रहा है कि श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है। हमें बताना है कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि श्वास छिद्र का प्रयोग करता है। तो इसका सही जवाब है तिलचट्टा अर्थात कॉकरोच। कॉकरोच जो है वो स्पाइरेकल्स और ट्राकिया का इस्तेमाल करता है रेस्पिरेशन के लिए। स्पाइरेकल और ट्राकिया होता क्या है, तो पहले ट्राकिया समझिए कि ट्राकिया जो है वो इस कीड़े के शरीर के अंदर से रन कर रहा हॉलो ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है जिसे लोग ट्राकिया के नाम से जानते हैं और हर एक ट्राकिया उसके शरीर के सरफेस पे ओपन अप होता है छोटे छोटे पोर्स के रूप में जिसे हम लोग स्पाइरेकल कहते हैं और इसी की मदद से कॉकरोच जो है वो सांस लेने में सक्षम होता है। सो क्वेश्चन नंबर 21 बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछता है कि एल्वेओली ये किसकी फंक्शनल यूनिट है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ये लंग्स जो है उसकी फंक्शनल यूनिट है। हम जानते हैं ये लंग्स का मेन काम होता है कि गैसेस का एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना और ऑक्सीजन जो गैस हम लोग सांस के द्वारा लेते हैं उसको शरीर के अंदर डालना,
ठीक है। और ये एक्सचेंज जो है वो एल्वेओली के पास होता है कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में जिसमें ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेओली के पास रिलीज करता है और ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। इसीलिए एल्वेओली को लंग्स का फंक्शनल यूनिट कंसिडर किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 22 सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछ रहा है कि श्वास नली का दूसरा नाम क्या होता है। तो श्वास नली यानी कि विंड पाइप का दूसरा नाम होता है ट्रैकिया। और ट्रैकिया बेसिकली क्या होता है या विंड पाइप क्या होता है, तो ये आपका एक नैरो ट्यूब होता है जो आपका रन करता है नोज से लेके लंग्स के बीच में। इसका मेन काम क्या होता है कि जो आपका हवा है उसको नाक से आपका लंग्स तक जाने का पैसेज प्रोवाइड करना। ठीक है। आपका जो विंड पाइप है वो फिर आपका 2 ब्रोंकी में डिवाइड हो जाता है और वो ब्रोंकी जो है फिर ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 23 सी ट्रैकिया ये हमारा सही जवाब है। 23 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 24 हमसे पूछता है कि नाक के अंदर जो छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं उसका कार्य क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे नाकों के अंदर बाल मौजूद होते हैं और उसका मेन काम ये होता है कि जो फेफड़े हैं उस तक धूल कण जो है वो ना पहुंच पाए। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जो फेफड़े हैं उसमें धूल का या इस तरह की चीजें जो है वो जाएं। तो लेकिन हमारे एयर में बहुत तरह की गंदगियां मौजूद होती हैं, बहुत सारे धूल कण उड़ते रहते हैं। तो उन धूल कणों को हमारे फेफड़े में जाने से रोकने का काम ये छोटे छोटे बाल करते हैं जो हमारे नाक के अंदर मौजूद रहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24 सी हमारा सही जवाब है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 25 हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सा उपकरण है जिसका इस्तेमाल हृदय गति की जांच करने के लिए किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं जब कभी भी अगर आप उनके पास चेकअप कराने के लिए जाते हैं तो आप रियलाइज करेंगे कि उनके पास एक उपकरण होता है जिसकी मदद से वो आपके हृदय की गति जांचने का काम करते हैं। और उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया है स्टेथोस्कोप। और इसकी मदद से डॉक्टर्स ये जान पाते हैं कि आपका जो हृदय है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 25 डी स्टेथोस्कोप ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। सो क्वेश्चन नंबर 26 हमसे पूछता है कि रक्त में पाया जाने वाला वो कौन सा पदार्थ है जो थक्का बनाने में मदद करता है यानी कि क्लॉटिंग में मदद करता है। तो इसका सही जवाब होगा फाइब्रिनोजेन। ठीक है। फाइब्रिनोजेन बेसिकली 4% आपका होता है, प्लाज्मा प्रोटीन के 4% कंस्टिट्यूट करता है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लॉटिंग फैक्टर है। और क्लॉटिंग के दौरान या थक्का बनने के दौरान आपका फाइब्रिनोजेन ये फाइब्रीन में बदल जाता है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 26 फाइब्रिनोजेन ये हमारा सही जवाब है। 27 क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 हमसे पूछता है कि श्वेत रक्त कोशिका यानी कि व्हाइट ब्लड सेल ये कौन सा कार्य करती हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल जो है इसका मेन काम होता है संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना यानी कि डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। बेसिकली जो व्हाइट ब्लड सेल है वो क्या करता है कि अगर बाहरी कोई भी पदार्थ होते हैं तो उसके ऊपर हमला करता है, अगर कोई हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं और उनसे लड़ने का काम करता है और बेसिकली हमें किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन से बचाता है। यह हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बनाता है। हमेशा याद रखिएगा कि सफेद रक्त कोशिकाएं जो हैं उनका कार्य होता है संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 27 का ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें तो हमसे पूछा जा रहा है कि कॉकरोच के रक्त को क्या कहा जाता है। तो कॉकरोच के रक्त को कहा जाता है हेमोलिम्फ। ठीक है। बेसिकली कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और उनके ब्लड को ये पर्टिकुलर नाम दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ब्लड होता है इसका ये शरीर के किसी भी अंग में मतलब जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है उसको टच करता है, फ्रीली फ्लो करता है और 90% इस ब्लड का आपका वाटरी लिक्विड होता है जबकि 10% ये आपका हीमोसाइट से बना होता है। तो याद रखिएगा कि कॉकरोच के रक्त को हम लोग हेमोलिम्फ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 सी हमारा सही जवाब है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज। हमें बताना है कि मानव का सामान्य रक्तचाप क्या है और ये सिंपल से सवाल है। मानव का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 मिलीमीटर HG। ठीक है। यहाँ पर 120 जो है वो साइस्टोलिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और 80 जो है वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 बी बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि हृदय से रक्त शरीर के सभी हिस्सों में किसके द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारे हार्ट का काम होता है कि वो आपके ब्लड को अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पंप करता है और उन अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाने का काम ब्लड वेसल्स करते हैं। ठीक है, और 3 तरह के ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, और आर्टरीज बेसिकली वो ब्लड वेसल है जो ब्लड को हार्ट से लेके जाता है और कहाँ पे लेके जाता है, तो जितने भी आपके बॉडी टिश्यूज होते हैं या सेल जहाँ पे भी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर वो ब्लड को ले जाने का काम करता है। सो क्वेश्चन नंबर 30A दैट इज आर्टरीज, ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में दोहरी परिसंचरण प्रणाली किसमें पाई जाती है। ठीक है, तो एक बेहद आसान सा सवाल है। दोहरी परिसंचरण प्रणाली यानी कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपके मनुष्यों में पाया जाता है। होता क्या है कि जो ब्लड है वो हमारे हृदय से 2 बार पास करता है। एक बार आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मूवमेंट होता है यानी वैसे खून का जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि वैसा खून जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होता है उसका सर्कुलेशन होता है। ठीक है, सो याद रखिएगा कि दोहरी परिसंचरण प्रणाली मनुष्यों में पाई जाती है। सो क्वेश्चन नंबर 31 सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात करें तो हमसे पूछा जा रहा है कि ब्रेक यानी कि किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन होती है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि नेफ्रॉन जो है वो आपकी किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। इसका काम होता है कि शरीर के वेस्ट को रिमूव करना और यूरिन प्रोड्यूस करना। ठीक है, किडनी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। सो क्वेश्चन नंबर 32A दैट इज नेफ्रॉन, ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे कह रहा है कि आलू की आंखें किस चीज के लिए उपयोगी होती हैं। तो इसकी आंखें जो है वो आपकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है क्या, तो ये एक तरह का एसेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का, जिसमें कि नए प्लांट को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं रूट से, स्टेम से, पत्तियों से, बर्ड से। ठीक है, और चूंकि रिप्रोडक्शन इसमें प्लांट्स की वेजिटेटिव पार्ट्स का इस्तेमाल करके होता है, इसीलिए इस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 33 बी दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 34 हमसे पूछ रहा है कि हाइड्रा किस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बडिंग। बडिंग एक ऐसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है जिसमें नया ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप करता है। कैसे, तो नए ऑर्गेनिज्म, पुराना जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसमें एक बड का निर्माण हो जाता है या एक आउटग्रोथ जो है वो होता है। कैसे, तो एक पर्टिकुलर साइट पे बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होने के कारण। ठीक है, और जब एक बार बर्ड का निर्माण हो जाता है फिर वो बर्ड में बाकी सारी चीजें डेवलप होती है, बाद में वो अलग हो जाता है और एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो हाइड्रा जनरली बडिंग के जरिए रिप्रोड्यूस करता है और वो अपने रीजनरेटर सेल का इस्तेमाल करता है बडिंग प्रक्रिया के जरिए रिप्रोड्यूस होने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 34 बी दैट इज बडिंग हमारा सही जवाब है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पुष्प का नर जनांग है, यानी हमें बताना है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है फ्लावर का। तो इसका सही जवाब होगा स्टेमन। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके 2 कंपोनेंट होता है, एक आपका एंथर होता है और दूसरा आपका फिलामेंट होता है। ठीक है, तो एंथर वहां पे ही पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है जो कि मेल जेनेटिक मटेरियल है, और फिलामेंट का काम होता है एंथर को सपोर्ट करना, और एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर के स्टेमन बनाते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। सो क्वेश्चन नंबर 35A दैट इज स्टेमन, ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात करें तो हमसे पूछा जा रहा है कि जूफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय व्हाट। तो जूफिली एक तरह के पॉलिनेशन करने की प्रक्रिया है। पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो आपका ट्रांसफर होता है एंथर से कहाँ पे, तो स्टिग्मा में, ताकि आपका फर्टिलाइजेशन हो पाए। और जब आपका पॉलिनेशन एनिमल्स की मदद से होता है, जानवर की मदद से होता है, आपके पक्षियों के मदद से होता है, तो उस तरह के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, जूफिली कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 36A दैट इज एनिमल, ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37 हमसे पूछ रहा है कि वास्तविक फल जो है वो कैसे उत्पन्न होते हैं।
तो पहले तो ये समझिए कि फल जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका ट्रू फ्रूट होता है और दूसरा आपका फॉल्स फ्रूट होता है। तो वैसा फ्रूट जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी यानी सिर्फ और सिर्फ अंडाशय से डेवलप करता है और किसी भी प्रकार के नॉन कार्पेलरी पार्ट से जुड़े हुए नहीं होते, तो उस तरह के फल को हम लोग वास्तविक फल कहते हैं। और याद रखिएगा कि वो ओवरी से डेवलप होते हैं। लेकिन वैसे फल जो आपके दूसरे एक्सेसरी फ्लोरल पार्ट और ओवरी दोनों से ही डिराइव होते हैं, तो उन्हें हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और एप्पल जो है वो इस तरह के फॉल्स फ्रूट का उदाहरण है, जबकि टोमेटो आपका यानी टमाटर, मटर, आम, ये सारे के सारे आपके वास्तविक फल के उदाहरण हैं। सो क्वेश्चन नंबर 37 ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे पूछा जा रहा है मेलाकोफिली क्या कहते हैं। तो जिस तरह से हम लोगों ने जूफिली का डिस्कशन किया कि वहां पर पॉलिनेशन जानवरों के द्वारा होता था, पक्षियों के द्वारा होता है, उसको हम लोग जूफिली कहते हैं। मेलाकोफिली का मतलब होता है कि जब भी पॉलिनेशन स्लग्स और स्नेल की मदद से होता है, वो आपके पॉलिनेशन करने का काम करते हैं, तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग मेलाकोफिली कहते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 38 बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करें तो हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा पेड़ है, मतलब कौन सा पौधा है जिसमें कि पुष्प जो है वो आपके उभयलिंगी नहीं होते। बाइसेक्शन फ्लावर कहने का मतलब है एक ऐसा फूल जिसमें कि आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों मौजूद होते एक ही फूल में। ठीक है, तो बाकी सब में, मस्टर्ड में, रोज में, पिटूनिया में ये मौजूद होते हैं, लेकिन आपके पपीते में ये आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं होते। सो क्वेश्चन नंबर 39 बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सो क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे पूछा जा रहा है कि वो पादप जो आपका बीजाणुओं की मदद से यानी स्पोर की मदद से प्रजनन करता है वो कौन सा पौधा है। तो इसका सही जवाब होगा फर्न। फर्न जो है वो आपका स्पोर्स का इस्तेमाल करता है। स्पोर होता क्या है, तो वो ऐसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक नए पौधे में बढ़ जाते हैं या ग्रो कर जाते हैं। और फर्न्स हमेशा स्पोर्स की मदद से ही रिप्रोड्यूस करता है, वो कभी भी बीज की मदद से रिप्रोड्यूस नहीं करता। सो क्वेश्चन नंबर 40 सी फर्न्स हमारा सही जवाब है। 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे पूछा जा रहा है कि प्याज में भोजन का भंडारण होता है। ठीक है, तो कैसे भंडारण होता है, तो स्केल पत्तियों के द्वारा होता है। हम लोग प्याज खाते हैं, हम लोग जानते हैं कि उसके जो फूड होते हैं वो स्पेशलाइज्ड फ्लैश लीव्स में आपके स्टोर होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 41 का इसीलिए सही जवाब होगा सी, दैट इज स्केल लीव्स। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 हमसे पूछ रहा है कि लैक्टोबैसिलस किस में पाया जाता है। दही में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, घी में पाया जाता है, मक्खन में। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ये आपके दही में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस दही के निर्माण में मदद करता है और माइल्ड कंडीशन में ये आपका तेजी से मल्टीप्लाई करता है और आपका जो दूध है उसको दही में बदलने का काम करता है। सो क्वेश्चन नंबर 42 ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। तो खमीर का उपयोग जो है वो आपका अल्कोहल निर्माण के लिए किया जाता है। बेसिकली फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए अल्कोहल का निर्माण करते हैं हम लोग ईस्ट की मदद से। और इसमें ईस्ट क्या करता है, वो शुगर को तोड़ता है किसमें, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। और जब भी अल्कोहल का प्रोडक्शन होगा फर्मेंटेशन के जरिए तो हमेशा ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 43 बी, दैट इज अल्कोहल, हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे पूछा जा रहा है कि जो मादा मलेरिया मच्छर से क्या होता है। तो सिंपल सा हिंदी में तो स्पष्ट है कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो वो क्या काउज करता है, उसके कारण कौन सी बीमारी होती है। तो उसके कारण मलेरिया नाम की बीमारी जो है वो होती है। तो सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब होगा डी, मलेरिया। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या करती है कि जिसके पास जो ऑर्गेनिज्म मलेरिया से सफर करते हैं उसके शरीर से आपका पैरासाइट ले लेती है मलेरिया का और किसी स्वस्थ व्यक्ति में वो डाल देती है उसको काट करके। तो इसी के कारण इस तरह से वो मलेरिया को फैलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब होगा मलेरिया। 44 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। तो क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन एक एंटीबायोटिक का उदाहरण है। ठीक है, तो पहले ये समझिए कि एंटीबायोटिक होता क्या है। हम सभी अपने जीवन में एंटीबायोटिक खाते ही हैं क्योंकि कभी ना कभी बीमार पड़ते हैं। तो एंटीबायोटिक बेसिकली ऐसी मेडिसिन का ग्रुप होता है जिसका इस्तेमाल वैसे इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए किया जाता है जो कि बैक्टीरिया के कारण होते हैं।
ठीक है। एंटीबायोटिक क्या करते हैं, या तो बैक्टीरिया को मार देते हैं या फिर उसकी बढ़त को कम कर देते हैं, ठीक है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, एराइथ्रोमाइसिन, ये तीनों के तीनों ही एंटीबायोटिक के उदाहरण है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 45 का डी दैट इज ऑल ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर 46 कि संचारी रोगों का सबसे सामान्य वाहक कौन है। तो इसका सबसे सामान्य वाहक होता है मक्खी, जिसे हम लोग इंग्लिश में हाउस फ्लाई के नाम से जानते हैं। एक बहुत ही खतरनाक मतलब कह सकते हैं कैरियर है, बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलाता है। ये क्या करता है कि जितनी भी आपकी गंदी जगह है वहाँ पे जाके बैठ जाता है और इन्फेक्शन या कीड़े मतलब जो भी जर्म्स वगैरह उसको ले लेता है और अलग अलग खाने वाले की चीज़ों में बैठ करके और उसको स्पॉइल करता है। अगर वो खाना जिसमें मक्खी लग रहा होता है वो खाते हैं तो उससे बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हमसे कहा जाता है कि वैसा खाना जिसमें मक्खी वगैरह बैठी है उसको नहीं बैठने देना चाहिए या उस तरह का खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो संचारी रोगों का कारण हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 46 मक्खी दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 हमसे पूछ रहा है कि इसकी अनुपस्थिति में किण्वन जो है वो खमीर कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, यानी कि फर्मेंटेशन हमेशा किसकी उपस्थिति में होता है। तो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि जब कभी भी फर्मेंटेशन होगा ईस्ट सेल के द्वारा तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, क्योंकि फर्मेंटेशन एक तरह का एनारोबिक प्रोसेस है और एनारोबिक प्रोसेस के दौरान कभी भी ऑक्सीजन नहीं होता। सो क्वेश्चन नंबर 47 ए दैट इज ऑक्सीजन ही हमारा सही जवाब है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 48 हमसे पूछ रहा है कि वो कोशिका जिसमें वायरस रहते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उस कोशिका को कहा जाता है होस्ट सेल, ठीक है। और जितने भी वायरस हैं वो अपना सामान्य जीवन जीने के लिए, जितने भी लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन होते हैं उसके या रिप्रोडक्शन के लिए, उन्हें होस्ट सेल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बिना होस्ट सेल के वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते और वो इसी के अंदर रहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 48 डी दैट इज होस्ट सेल ये सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर 48 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। हमसे पूछा जा रहा है कि वायरस इनमें से कौन सी बीमारियां फैलाती हैं, ठीक है। तो जो आपके वायरस होते हैं वो बहुत तरह की बीमारियां फैलाती है और जो सबसे कॉमन बीमारी जो फैलाती है वो है आपका एड्स, पोलियो, मम्स, कॉमन कोल्ड, आपका मिजल्स, चिकन पॉक्स, ये सारी की सारी बीमारियां वायरस के कारण ही होती है। सो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑल द अबव ये हमारा सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे पूछा जा रहा है वो कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण नहीं होता है, ठीक है। और ऑप्शंस में दिया गया है डेंगू, यक्ष्मा यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमेनिया एंड सिफिलिस, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा डेंगू, क्योंकि डेंगू जो है वो डेंगू वायरस के कारण होता है, किसी भी बैक्टीरिया के कारण नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 50 ए दैट इज डेंगू ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। सो क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे पूछा जा रहा है कि माइकोलॉजी ये वनस्पति विज्ञान की जो एक शाखा है इसमें हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं। तो माइकोलॉजी में बेसिकली हम लोग फंगी यानी कि कवक के बारे में अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 तरह के होते हैं, एल्गी, फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ, और उसमें से फंगाई के स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं जबकि वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 51 का बी सही जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 52 में हमसे पूछा जा रहा है कि एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि दूध को 15 से 30 सेकंड के लिए लगभग आपका 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, ठीक है, और फिर उसे अचानक से ठंडा और संग्रहित किया जाता है, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। उस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे पास्चुराइजेशन यानी कि पाश्चीकरण। और इस प्रक्रिया को करने का ये फायदा है ना कि वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को काफी ज्यादा रोकता है। और इसके अलावा अगर कोई दूध है जिसको कि पाश्चुरीकरण किया जा चुका है तो हम बिना उसे बॉईल किए पी सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का जर्म्स ये सब मौजूद नहीं होता। और लुइस पास्चर ने इस मेथड की डिस्कवरी की थी और इसीलिए उनके नाम में पे इसका प्रक्रिया का नाम पास्चराइजेशन रखा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 52 ए दैट इज पाश्चुरीकरण ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर बात करें तो हमसे पूछा जा रहा है कि वायरस द्वारा प्राणियों में किस प्रकार के रोग फैलाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो वायरस है वो आपके जानवरों में पैर और मुंह से संबंधित रोग जो है उसको फैलाने का काम करता है। और जनरली जो वायरस होते हैं वो आपके सलाइवा के जरिए,
म्यूकस के जरिए, मिल्क के जरिए जो है वो फैलते हैं, ठीक है। और इस तरह की बीमारियां कैटल में, पिग में, शिप में बहुत ही ज्यादा कॉमन है। सो क्वेश्चन नंबर 53 ए, दैट इज पैर और मुंह के रोग, ये हमारा सही जवाब होगा। सो क्वेश्चन नंबर 53 के बाद बात करते हैं 54 की। 54 में हमसे पूछा जा रहा है कि पैलियोबोटनी इज द स्टडी ऑफ व्हाट। हमें ये बताना है कि पैलियोबोटनी ये किसके अध्ययन को कहते हैं। सिंपल सा सवाल है, प्लांट्स फॉसिल यानी कि पादप जीवाश्म के बारे में पढ़ने का जो ब्रांच है उसे ही हम लोग पैलियोबोटनी कहते हैं। और इसका फायदा यह है कि अगर हम लोग इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि किस प्रकार आपके ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करते गए, पहले क्या थे और अभी क्या है, इसको जानने के लिए प्लांट के फॉसिल को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो प्लांट फॉसिल है ये हम लोग को अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने में भी काफी मदद करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 54 बी, दैट इज प्लांट फॉसिल, ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 54 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। और क्वेश्चन नंबर 55 हमसे पूछ रहा है कि परागकणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो परागकणों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं इसे पैलिनोलॉजी, ठीक है। तो पैलिनोलॉजी नाम से स्पष्ट है, परागनु विज्ञान। तो इसमें हम लोग पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ते हैं। और पॉलन ग्रेन आपका क्या होता है, तो मेल जेनेटिक मटेरियल है और पॉलिनेशन के दौरान पॉलन ग्रेन आपका ट्रांसफर होता है एंथर से कहाँ पे, स्टिग्मा में, ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए। सो क्वेश्चन नंबर 55 पैलिनोलॉजी, ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 56 के बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न जानवरों में से कौन सा जानवर अपने आमाशय में एक बैग जैसी संरचना में बच्चों को छुपा के रखता है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली बात करते हैं वो कौन सा आपका स्टमक है, जहां पर मतलब स्टमक जैसा बैग जैसा स्ट्रक्चर किसमें होता है। तो ये भी बहुत सिंपल है, हम सभी लोगों ने कभी ना कभी पिक्चर में कैंगरू को देखा है और इसमें हम लोग देखते हैं कि कैंगरू में एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें उसके बच्चे होते हैं। और कैंगरू जो है वो एक स्पेशल ग्रुप को बिलोंग करता है जिसे हम लोग मार्सुपियल कहते हैं। और उनमें एक पाउच होता है जिसमें वो अपने बच्चों को कैरी कर पाते हैं। और एक बेबी कैंगारू को हम लोग जोई के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 56 कैंगरू यानी कि कंगारू, ये हमारा सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 हमसे पूछ रहा है कि अमीबा किस मेथड के जरिए रिप्रोड्यूस करता है। तो अमीबा का रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन के जरिए यानी कि द्विविखंडन के जरिए। अब इसमें होता क्या है कि द्विविखंडन एक तरह का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कि आपका जो पेरेंट सेल होता है वो आपके दो बराबर डॉटर सेल में क्या होता है, वो टूट जाता है और हर एक डॉटर सेल जो है वो आपके एक नए प्राणी का निर्माण करता है, ठीक है। तो जब आपका एक पेरेंट सेल दो इक्वल डॉटर सेल में टूटता है तो इस तरह के फिजन को बाइनरी फिजन कहते हैं और इसी की मदद से अमीबा रिप्रोड्यूस करता है। सो क्वेश्चन नंबर 57 ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। सो क्वेश्चन नंबर 58 में हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा प्राणी है जो कि मल्टीपल फिजन यानी कि एकाधिक विखंडन जिसमें हो के कारण वो रिप्रोड्यूस करता है। तो अभी हम लोगों ने बात की बाइनरी फिजन की। तो बाइनरी फिजन में आपका एक पेरेंट सेल दो आपके पेरेंट सेल में टूटता है, ठीक है, दो बराबर डॉटर सेल में आपका टूटता है। जबकि मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल आपके बहुत 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 सारे डॉटर सेल्स में टूटता है, ठीक है। और मल्टीपल फिजन के जरिए प्लाज्मोडियम जो है वो आपका रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 58 बी, दैट इज प्लाज्मोडियम, में हमारा सही जवाब है। 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हमसे पूछ रहा है कि फ्रैगमेंटेशन किसमें होता है। तो फ्रैगमेंटेशन भी एक तरह का एसेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का और इसमें क्या होता है कि आपका शरीर दो या दो से अधिक पार्ट में टूट जाता है और हर एक पार्ट को हम लोग फ्रैगमेंट कहते हैं और ये हर एक फ्रैगमेंट जो है वो फिर न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करता है। और इस प्रक्रिया के जरिए जो आपका रिप्रोड्यूस करता है उसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और स्पाइरोगाइरा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ये हमेशा फ्रैगमेंटेशन के जरिए ही रिप्रोड्यूस करता है। सो क्वेश्चन नंबर 59 सी, दैट इज स्पाइरोगाइरा, ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है हमें उस प्राणी को क्या कहते हैं जो अपनी संतान को स्वयं जन्म देता है और जिनमें भ्रूण का विकास माँ के शरीर के अंदर होता है, वो प्राणी आपके क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो वो प्राणी आपके विविपेरस कहलाते हैं अर्थात सजीव प्रजक कहलाते हैं, ठीक है। सो जो प्राणी अपने संतान को जन्म देते हैं और जिनमें भ्रूण का विकास वो माँ के शरीर के अंदर ही होता है
उस तरह के प्राणी को हम लोग कहते हैं सजीव प्रजक अर्थात विविपेरस। सो क्वेश्चन नंबर 68 दैट इज विविपेरस, ये हमारा सही जवाब है। ठीक है, ओविपेरस ये क्या करते हैं, तो ये आपके अंडे का निर्माण करते हैं और उस अंडे से फिर आपके बच्चे का निर्माण होता है, मतलब बच्चा आपका निकलता है। ठीक है, और उनको अंड प्रजक कहते हैं अर्थात ओविपेरस। सो क्वेश्चन नंबर 60 के बाद अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। सो क्वेश्चन नंबर 61 में हमसे पूछा जा रहा है कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है आपका एग, यानी कि जब आपका फीमेल सेक्स सेल होता है, यानी कि जो फीमेल सेक्स गैमेट होता है, उसका जब फ्यूजन होता है स्पर्म के साथ, यानी जब एग का फ्यूजन होता है स्पर्म के साथ और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, और जब ये महिला के शरीर के अंदर यानी फीमेल बॉडी के अंदर होता है, तब हम उस तरह के फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब ये फ्यूजन महिला शरीर के अंदर न होकर के बाहर होता है तो उसे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब भी होगा तो वो मादा शरीर में ही होगा। सो क्वेश्चन नंबर 61 बी हमारा सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर 61 के बाद अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। तो क्वेश्चन नंबर 62 में हमसे पूछा जा रहा है कि जो आपका टैडपोल है वो आपके अडल्ट फ्रॉग में डेवलप करता है। ठीक है, तो टैडपोल किस प्रक्रिया के जरिए आपके वयस्क मेढक में विकसित होता है, इस प्रक्रिया का नाम क्या है, तो इस प्रक्रिया का नाम है मेटामॉर्फोसिस। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि टैडपोल में बहुत मेजर चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस आ करके वो आपके वयस्क मेढक में विकसित हो जाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 62 बी दैट इज मेटामॉर्फोसिस, ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। और क्वेश्चन नंबर 63 में हमसे पूछा जा रहा है कि स्पर्म्स आर कॉल्ड एज व्हाट, स्पर्म यानी कि शुक्राणु का दूसरा नाम क्या है। तो शुक्राणु जो है वो आपके मेल गैमेट है, यानी कि नर युग्मक है। बेसिकली मेल गैमेट, यानी गैमेट किसे कहते हैं, तो गैमेट जो होता है वो किसी भी प्राणी का रिप्रोडक्टिव सेल होता है। इसे कई बार हम लोग सेक्स सेल के नाम से भी जानते हैं। तो स्पर्म मेल गैमेट है, जबकि एग यानी कि अंडा या ओवम जो है वो आपका फीमेल गैमेट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 डी दैट इज मेल गैमेट, ये हमारा सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर 63 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 64 हमसे पूछ रहा है कि द फीमेल गैमेट इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट। सो जो मादा युग्मक है वो कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो मादा युग्मक जो है वो ओवरी में यानी कि अंडाशय में जो है उसका निर्माण होता है। और जो आपका फीमेल गैमेट सेल होता है उसे हम लोग ओवोसाइट के नाम से भी कई बार कहते हैं, या फिर उसे हम लोग एग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका फीमेल गैमेट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 64 ए दैट इज ओवरीज, ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64 के बाद अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की। क्वेश्चन नंबर 65 में हमसे पूछा जा रहा है कि लिंग गुणसूत्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो लिंग गुणसूत्र जो है उसे हम लोग एलोसोम के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली क्रोमोसोम वो आपके मटेरियल हैं जिसकी मदद से माता पिता से उनके जो गुण है वो उनके बच्चों में जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर होते हैं, यानी 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े जो हैं वो आपके मेल और फीमेल दोनों में ही एक समान होते हैं। आपका एक पेयर ऐसा होता है जो आपके मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है, और ये एक पेयर ही डिसाइड करता है कि आपका ऑर्गेनिज्म वो लड़का होगा या फिर लड़की। और उसी एक पेयर क्रोमोसोम को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, यानी कि लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो कि ये डिसाइड करता है कि आपका दिया गया ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल। और ये सेक्स क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम। एक मेल में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम मौजूद होता है, जबकि फीमेल के केस में दोनों के दोनों आपके एक्स क्रोमोसोम ही मौजूद होते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 65 जो सेक्स क्रोमोसोम है उसे हम लोग एलोसोम के नाम से भी जानते हैं, जबकि आपका जो दूसरा 22 पेयर क्रोमोसोम जो कि दोनों में मेल और फीमेल दोनों में एक समान होता है उसे हम लोग ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 65 एलोसोम हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। तो क्वेश्चन नंबर 66 में हमसे पूछा जा रहा है कि नर प्रजनन प्रणाली की सहायक ग्रंथियां कौन सी हैं।
तो इसका सही जवाब होगा ऑल द अबव। क्यों? क्योंकि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ये सब के सब आपकी सहायक ग्रंथियों के उदाहरण हैं। आपका जो सेमेन प्रोड्यूस होता है उस सेमेन का 60% कंटेंट सेमिनल वेसिकल से आता है, उसका 30% कंटेंट आपका प्रोस्टेट ग्लैंड से आता है, जबकि काउपरल ग्लैंड जो है वो सेमेन के कंस्टिट्यूएंट में कुछ प्रमोट नहीं करता, लेकिन ये आपके फ्लूइड को सिक्रीट करने, मतलब जो फ्लूइड सिक्रीट होता है उसकी यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में ये मदद करता है। सो क्वेश्चन नंबर 66, ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की। सो क्वेश्चन नंबर 67 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि महिला सेक्स हार्मोनों को क्या कहा जाता है। तो महिला सेक्स हार्मोन जो है वो दो होते हैं, एक आपका एस्ट्रोजन है और दूसरा आपका प्रोगेस्टेरोन है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 67 का हमारा सही जवाब होगा बोथ ए एंड सी। ठीक है, और एस्ट्रोजन जो है वो आपका प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, उसके रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल में डेवलप होती हैं उसके लिए भी फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन यही रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोगेस्टेरोन क्या करता है, ये लार्जेस्ट अमाउंट में तब प्रोड्यूस होता है जब आपका अंडा जो है वो ओवरी के द्वारा रिलीज हो जाता है। वो बेसिकली क्या करता है, यूट्रस को तैयार करता है कि अगर फर्टिलाइज्ड एग हो तो फिर वो किस तरह से उस फर्टिलाइज्ड एग को डेवलप कर सके। ठीक है, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन ये हमारे दो इंपॉर्टेंट फीमेल सेक्स हार्मोन है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब होगा डी, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 67 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। हमसे पूछा जा रहा है कि मादा मेढक बड़ी संख्या में जो अंडा रिलीज करते हैं उन अंडों को क्या कहा जाता है। तो उन अंडों का नाम दिया गया है स्पॉन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मेढकों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें फीमेल फ्रॉक के शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और जो मादा मेढक जो है वो बड़ी संख्या में अंडे रिलीज करती है उसे हम लोग स्पॉन के नाम से जानते हैं। हिंदी में लिखा हुआ भी है मेढक का अंडा, तो आप आसानी से इस ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर पाए होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 68 सी हमारा सही जवाब है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। सो क्वेश्चन नंबर 69 में हमें ये बताना है कि वो कौन सा द्विलिंग जानवर है का उदाहरण है जिसमें कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो द्विलिंगी जानवर वैसा जानवर होता है जिसमें बोथ फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं इनके पूरे लाइफ स्पैन के दौरान। ठीक है, इनके पास फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है, मेल भी होता है, और इसीलिए कई बार ये एनिमल सेल्फ फर्टिलाइज भी हो सकते हैं और कई बार इन्हें पार्टनर की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। और जिस द्विलिंगी जानवर में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं, या उसका एक उदाहरण जो है वो आपका अर्थवॉर्म है अर्थात केचुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 69 बी हमारा सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर 69 के बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। क्वेश्चन नंबर 70 में हमसे पूछा जा रहा है कि जो आपके अनिषेचित अंडे होते हैं उनका वयस्क में विकसित होना क्या कहलाता है। यूजुअली हम लोग जानते हैं कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वही आपके अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, डेवलप करते हैं, लेकिन कुछ आपके ऐसे अंडे भी होते हैं जो अनफर्टिलाइज होने के बावजूद उनका विकास होता है वयस्क में, और उसे हम लोग कहते हैं, उस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। और ये पार्थेनोजेनेसिस आपके वास्प में, बीज में ये बहुत कॉमन है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 70 पार्थेनोजेनेसिस हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 71 में हमें बताना है कि फीमेल में यानी कि मादा में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन ये कहाँ होता है। तो आपका जो स्पर्म है वो आपका विजाइना की मदद से इंटर करता है फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में ही आपके मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऑलवेज याद रखिएगा कि फीमेल के शरीर में फर्टिलाइजेशन अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 71 ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 72 हमें ये बताना है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में निषेचन किसमें होता है। ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन उसमें किसमें होता है। ठीक है, तो वो होता है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बेसिकली इस केस में क्या किया जाता है कि जो अंडे होते हैं वो आपकी महिला के अंडाशय से उसको रिमूव किया जाता है, फिर उसको स्पर्म के साथ लेबोरेटरी कंडीशन में फर्टिलाइज कराया जाता है। एक बार जब अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो कुछ महीने के बाद उसको वापस से महिला के यूट्रस में प्लांट कर दिया जाता है, और बेबी नॉर्मल किड की तरह ही उसका भी ग्रोथ होता है और
वैसे ही वो पैदा होता है, ठीक है। और इस तरह की प्रक्रिया से अगर बेबीज का प्रोडक्शन होता है तो उसे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, और इसी फर्टिलाइजेशन का नाम दिया गया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो क्वेश्चन नंबर 72 डी हमारा सही जवाब है। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। तो क्वेश्चन नंबर 73 में हमसे पूछा जा रहा है कि जो सफलतापूर्वक सबसे पहला क्लोन प्राणी कौन था। तो सबसे पहला सफलतापूर्वक क्लोन प्राणी था भेड़, ठीक है, और उस भेड़ का नाम था डॉली, ठीक है। इसी को सबसे सफलतापूर्वक क्लोन किया गया था और ये सबसे पहला मैमल भी है जिसे कि क्लोन किया गया। सो क्वेश्चन नंबर 73 सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 74 में हमें वो बताना है कि जीवन की वह अवधि जिसमें शरीर में बहुत मेजर चेंजेस आते हैं, जिसके दौरान आपका प्रजनन परिपक्वता आती है, उस अवधि को हम लोग क्या कहते हैं। तो उस जीवन की अवधि को हम लोग किशोरा अवस्था कहते हैं, अर्थात एडोलेसेंस कहते हैं, ठीक है। और ये 11 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है और 18-19 वर्ष तक रहता है। क्योंकि ये पीरियड टीन के टाइम से भी क्लैश करता है, इसीलिए इस पीरियड में जो बच्चे होते हैं उन्हें हम लोग बच्चे नहीं, उसे हम लोग टीन एजर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्हें हम लोग टीन एजर्स भी कहते हैं, ठीक है। जो 11 से लेकर 18-19 साल के बीच के जो उनके होते हैं उन्हें हम लोग टीन एजर्स भी कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 74 बी एडोलेसेंस किशोरावस्था, ये हमारी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 75 में हमें ये बताना है कि निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि जो है वो तेल का स्राव करती है। तो उस ग्रंथि का नाम है आपका सेबिस्कस ग्लैंड। इसे हम लोग ऑयल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये ऑयल का यानी कि तेल का स्राव करती है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 75 ऑप्शन नंबर सी दैट इज सेबिस्कस ग्लैंड, ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 76 में हमें ये बताना है कि महिलाओं में यौवन में पहले मासिक धर्म को क्या कहा जाता है। जो पहला आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो पहला मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं मेनाक अर्थात रजोदर्शन, ठीक है। ये आपके फीमेल की पुबर्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसके बाद ये इंडिकेट करता है कि महिला जो है वो आपके रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है, यानी कि अब वो एक नए बच्चे का जन्म दे सकती है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 76 मेनाक ही हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 76 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। सो क्वेश्चन नंबर 77 में हमें ये बताना है कि मेढक में कायांतरण होता है। मैंने बात की कि एक टैडपोल जो है वो आपकी वयस्क मेढक में बदलता है मेटामॉर्फोसिस के जरिए। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस है वो मेढक में वो किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये जो आपका मेढक में जो कायांतरण होता है वो आपका होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के जरिए, ठीक है। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड के जरिए प्रोड्यूस होता है और थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कई बार वैसा पानी जिसमें आयोडीन की मात्रा सही नहीं होती है तब टैडपोल जो है उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाता और वो आपके अडल्ट फ्रॉग में यानी कि एक वयस्क मेढक में बदल नहीं पाता। तो याद रखिएगा कि फ्रॉग में यानी मेढक में कायांतरण की जो प्रक्रिया है वो कंट्रोल की जाती है थायरॉक्सिन की, जो डिपेंड करता है आयोडीन के परसेंटेज आयोडीन के मात्रा पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 77 डी दैट इज थायरॉक्सिन, ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 78 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि कोशिका सिद्धांत वो किसी ने उसको प्रस्तावित किया, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत स्क्लाइडन एंड स्वान ने प्रस्तावित किया, ठीक है। और सेल थ्योरी में ये कहा गया था कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो सबके सब सेल से बने होते हैं। लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट सेल होता है और यही हमारा सेल थ्योरी है जो कि स्केल्डन एंड शवान ने दिया। सो क्वेश्चन नंबर 78 ए हमारा सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 79 हमसे ये पूछता है कि कौन सा अंगक कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, ठीक है। सेल का पावर हाउस हम लोग किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इसे सेल के पावर हाउस के नाम पे जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो अलग अलग केमिकल एक्टिविटीज के लिए जिस एनर्जी की हमें जरूरत होती है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा रिलीज होता है। किसके फॉर्म में? तो एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी कहते हैं, यही आपका रिलीज करता है बहुत सारा एनर्जी, इसी के फॉर्म में रिलीज होता है। इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 79 भी हमारा सही जवाब है। 79 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 हमसे ये पूछ रहा है कि फल और फूलों को रंग देने के लिए जिम्मेदार प्लास्टिड कौन से हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड बेसिकली आपके जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फल और फूलों को रंग देने के लिए, उन्हें हम लोग कहते हैं क्रोमोप्लास्ट,
ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिक को हम लोग कहते हैं और ये 3 तरह के होते हैं। एक आपका क्लोरोप्लास्ट हुआ, दूसरा आपका फियोप्लास्ट हो गया, तीसरा आपका रोडोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, फियोप्लास्ट आपका डार्क ब्राउन कलर का होता है, रोडोप्लास्ट आपका रेड कलर का होता है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 80 क्रोमोप्लास्ट हमारा सही जवाब है। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फल और फूलों को अलग अलग रंग देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद क्वेश्चन नंबर 81 एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमसे पूछा जा रहा है कि टिश्यू की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं। टिश्यू की स्टडी को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है। और हिस्टोलॉजी यानी टिश्यू को हम लोग उसमें उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और टिश्यू होता क्या है, तो ये बहुत सारे सेल का कलेक्शन होता है, सेल का एक ग्रुप होता है। और इस सेल के ग्रुप के जरिए हम लोग क्या करते हैं, तो सेल का जो ग्रुप है वो आपका एक खास फंक्शन करता है। ठीक है, एक साथ मिल करके। और वैसे ही सेल के ग्रुप को हम लोग नाम देते हैं क्या, टिश्यू। और जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं टिश्यू के बारे में वो आपका कहलाता है हिस्टोलॉजी। सो क्वेश्चन नंबर 81 ए दैट इज हिस्टोलॉजी हमारा सही जवाब। सो क्वेश्चन नंबर 81 के बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। सो क्वेश्चन नंबर 82 में हमें ये बताना है कि नारियल का भूसा वो किस टिश्यू से बना होता है। तो नारियल का भूसा बना होता है स्क्लेलन काइमा से। स्क्लेलन काइमा का मेन काम होता है पौधों को हार्डनेस प्रोवाइड करना, उसे स्टिफ बनाना। ये जितने भी आपके स्टेम होते हैं या लीव्स के वेन होते हैं, जहाँ कहीं पे भी थोड़े हार्डी चीजों की जरूरत होती है, वहां पे आपका स्क्लेलन काइमा मौजूद होता है। सो क्वेश्चन नंबर 82 बी स्क्लेलन काइमा ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 83 में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक सिंपल टिश्यू का उदाहरण नहीं है। तो टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो वैसे टिश्यू जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं, एक तरह के सेल से मिलके बने होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं सिंपल टिश्यू। जबकि वैसे टिश्यू जो एक से अधिक तरह के सेल से मिलके बने होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जैसे मान लेते हैं कि ये एक तरह का सेल है और अगर कोई टिश्यू सिर्फ इस सेल से बना है तो हम लोग कहेंगे कि वो सिंपल टिश्यू। मान लेते हैं एक तरह का सेल ये है और एक तरह का सेल ये है। ठीक है। अगर कोई टिश्यू जो है वो इन दोनों तरह के सेल से मिलकर बना है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। और जाइलम जो है वो आपका एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू का उदाहरण है, जबकि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा ये तीनों के तीनों आपकी सिंपल टिश्यू का उदाहरण है। सो क्वेश्चन नंबर 83 ऑप्शन नंबर ए दैट इज जाइलम ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 83 के बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की। क्वेश्चन नंबर 84 में हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का एक उदाहरण है, कौन सा इसमें से एक टिश्यू का उदाहरण है। तो आपका जो ब्लड है ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है। और कनेक्टिव टिश्यू हम लोग इसलिए कहते हैं कि ये हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को कनेक्ट करने का काम करता है। और ये 4 चीजों से मिलकर बना होता है, किससे, प्लाज्मा से, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इन सब से मिलकर के ये बना होता है। सो क्वेश्चन नंबर 84 ब्लड यानी कि रक्त ये उदाहरण हो जाएगा एक टिश्यू का और यही हमारा सही जवाब भी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। सो क्वेश्चन नंबर 85 में हमें ये बताना है कि आपका जो टेंडन है वो किसे जोड़ता है। तो टेंडन जो है वो आपके एक मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने का काम करता है, एक मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है। चूंकि इसका काम जोड़ने का होता है इसलिए टेंडन जो है ये भी आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है। सो क्वेश्चन नंबर 85 डी दैट इज मसल टू बोन ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 85 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 सिंपल सवाल पूछा जा रहा है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो मैं जिस समय आपको चैप्टर पढ़ा रही थी ब्लड ग्रुप, उस समय मैंने आपको बताया था कि कार्ल लैंडस्टीनर इनके द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 86 कार्ल लैंडस्टीनर ये हमारा सही जवाब है। 86 के बाद क्वेश्चन नंबर 87 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा रक्त समूह है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होता। जनरली आपके ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन एक ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसमें एंटीबॉडी नहीं होता और वो ब्लड ग्रुप है आपका AB ब्लड ग्रुप। और चूंकि एंटीबॉडी मौजूद नहीं होता इसीलिए ये आपका यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है, यानी किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 87 सी दैट इज ऑप्शन नंबर AB ये हमारा सही जवाब है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। सो क्वेश्चन नंबर 88 में हमसे पूछा जा रहा है कि वह रक्त समूह कौन सा है जिसमें कि प्रतिजन यानी कि एंटीजन वो मौजूद नहीं होता। तो इसका सही जवाब है O। ब्लड ग्रुप O में एंटीजन नहीं होता, इसीलिए किसी को भी ब्लड डोनेट करने में सक्षम होता है और इसीलिए हम इसे यूनिवर्सल डोनर के नाम से भी जानते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 88 O हमारा सही जवाब है। 89 में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज उत्पन्न करता है। तो आपकी जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये आपके बीज उत्पन्न करने का काम करते हैं।
ये बेसिकली वैसे पौधे होते हैं जिनमें कि बीज उत्पन्न होते हैं और इनके जो बीज होते हैं वो आपके नेकेड होते हैं, इनमें किसी भी तरह की कोई कवरिंग नहीं होती, ये फल के विदिन नहीं पाए जाते। यूजुअली बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें बीज जो है वो फल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में आपका जो बीज होते हैं वो आपके फल के अंदर नहीं पाए जाते। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 89 जिम्नोस्पर्म हमारा सही जवाब है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक उड़ानहीन पक्षी है? क्या पेंगुइन है, कि ऑस्ट्रिच है, कि कीवी है, कि इनमें से सारे उड़ानहीन पक्षी हैं? तो इनमें से सारे जो है पेंगुइन, ऑस्ट्रिच और कीवी, तीनों में से कोई भी पक्षी उड़ने में सक्षम नहीं होता। और क्यों सक्षम नहीं होता? क्योंकि कील ऑफ ब्रेस्ट बोन ये इनके पास नहीं होता, और ये एक ऐसा पार्ट है बोन का जो कि उड़ने में, जो फ्लाइट मसल्स होते हैं ना, उनसे जुड़ा होता है, और चूंकि ये इनमें मौजूद नहीं होता इसीलिए ये बर्ड जो है वो उड़ नहीं पाते। सो क्वेश्चन नंबर 90 डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 91 में हमें ये बताना है कि न्यूमैटिक बोन्स इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि जो वायवीय हड्डियां हैं वो किसके महत्वपूर्ण लक्षण है या किस में पाए जाते हैं? तो आपके जो एवीज है, यानी कि जितने भी पक्षी होते हैं वो एवीज की कैटेगरी में आते हैं। तो एवीज में आपके न्यूमेटिक बोन्स पाए जाते हैं, और न्यूमेटिक बोन्स बेसिकली में क्या होता है ना कि उनमें एयर बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, एयर स्पेसेस में काफी ज्यादा होते हैं, जिसके कारण सॉलिड बोन के मुकाबले न्यूमेटिक बोन काफी हल्के होते हैं, और ये हल्के होने के कारण आपके जो एवीज होते हैं, जो पक्षियां होती हैं, वो उड़ने में सक्षम होते हैं। इसीलिए न्यूमेटिक बोन एवीज का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सो क्वेश्चन नंबर 91 सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 92 में हमें ये बताना है कि जो स्कर्वी नामक रोग है ये किसकी डिफिशियंसी या किसकी कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन सी, जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, इसकी कमी के कारण स्कर्वी नामक बीमारी हमें होती है। विटामिन सी की जरूरत क्यों पड़ती है? तो विटामिन सी हम लोग के टिश्यू के रिपेयर के लिए या अच्छे हेल्थ के लिए विटामिन सी की बहुत इंपॉर्टेंस है। सो क्वेश्चन नंबर 92 डी, दैट इज विटामिन सी, ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 93 में बताना है कि वो कौन सा विटामिन है जिसमें कि कोबाल्ट मौजूद होता है। तो विटामिन B12 जो है उसमें आपका कोबाल्ट मौजूद होता है। ठीक है, और उसे हम लोग, जो विटामिन B12 है उसे हम लोग कोबालामीन के नाम से जानते हैं। और विटामिन B12 जो है वो आपका एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो याद रखिएगा कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B12, जिसे हम लोग कोबालामाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 एक बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें हमने से सिंपली पूछा जा रहा है कि बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? तुम लोग बचपन से बायोलॉजी में पढ़ते आए हैं कि प्रोटीन जो है वो आपका एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। सो क्वेश्चन नंबर 94 का ए, दैट इज प्रोटीन, ये हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 95 में हमें से ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंज जॉइंट का एक उदाहरण है? तो हिंज जॉइंट क्या होता है? तो एक ऐसा जॉइंट है जिसमें की जो हड्डी होती है किसी भी पर्सन या किसी भी जानवर की, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में मूव कर सकती है। तो अगर आपके हड्डी में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अगर मूवमेंट पॉसिबल होगा तो वैसे जॉइंट को हम लोग हिंज जॉइंट कहते हैं, और आपका जो एंकल होता है वो आपके हिंज जॉइंट का उदाहरण होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 95 ए हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 96 में हमसे पूछा जा रहा है कि वह जोड़ कौन सा है जो सभी दिशाओं में शरीर की घूर्णन करने में मदद करता है? हिंज जॉइंट में हम लोगों ने देखा कि वहां पे मूवमेंट होता है लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन एक जॉइंट आपका ऐसा है जो कि पूरे किसी भी डायरेक्शन में हम लोग उसे घुमा सकते हैं, और उस जॉइंट को हम लोग कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आपका किसी भी डायरेक्शन में हम लोग रोटेट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 96 डी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। क्वेश्चन नंबर 97 में हमें ये बताना है कि जो पीयूष ग्रंथि है यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कहाँ स्थित होता है? तो पीयूष ग्रंथि जो कि एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये आपके मस्तिष्क में होता है। ठीक है, ये एक पी साइज का, एक मटर के दाने का आकार होता है इसका, और ये आपके ब्रेन के बेस के नीचे लोकेटेड होता है। इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्यों मास्टर ग्लैंड कहते हैं? क्योंकि बहुत तरह के आपकी जो ग्रंथियां हैं उसको कंट्रोल करने का काम ये पीयूष ग्रंथि करती है, इसीलिए हम लोग इसको कई बार मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, तो याद रखिएगा कि मास्टर आपसे पूछा जा सकता है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। तो क्वेश्चन नंबर 98 में हमें बताना है कि वो जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें हम लोग अनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन करते हैं। तो जेनेटिक्स में यानी कि अनुवांशिकी में बेसिकली हम लोग अनुवांशिकता और विविधता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पेरेंट से उसके बच्चों में जाता है। ठीक है, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 98 सी दैट इज जेनेटिक्स, ये हमारा सही जवाब है। सो अगर क्वेश्चन नंबर 99 की हम बात करें तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि यूरासिल कहाँ पाया जाता है। तो यूरासिल जो कि एक तरह का मतलब 4 न्यूक्लियो बेस होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, उनमें से एक बेस है और ये यूरासिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके आरएनए में यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसमें मौजूद होता है, ये डीएनए में मौजूद नहीं होता। सो क्वेश्चन नंबर 99 का बी दैट इज आरएनए, ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 99 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। सो क्वेश्चन नंबर 100 में हमसे पूछा जा रहा है कि डीएनए की कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है एक्सॉन, और वही जो आपका नॉन कोडिंग सेगमेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं इंट्रॉन। तो एक छोटा सा टर्म है जो आपको याद होना चाहिए कि कोडिंग सेगमेंट हो गया आपका एक्सॉन, जबकि नॉन कोडिंग सेगमेंट हो गया आपका इंट्रॉन। सो ये थे हमारे 100 MCQ क्वेश्चंस जो कि ऑल इंडिया ओपन टेस्ट में आए थे। मैंने इन सभी के सही जवाब और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस पूरे वीडियो के दौरान समझाई, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और अब इन 100 क्वेश्चंस अगर आपसे SSC सीजीएल में पूछे जाते हैं तो आप ज़रूर इनका जवाब दे पाएंगे। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी SSC सीजीएल की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।